ऐसे लम्हे भी आते हैं जहाँ जो हमने सोचा वैसा होता नहीं, और जो हम सोचते नहीं वैसा हो जाता है। और ये चीज़ और समझिए कि जब एक ही रुख हर एक बंदे का हो तो वो चीज़ें बाज़ार में कभी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे आपको समझना है कि जब सारे छोटे निवेशक एक जैसा सोचने लग जाएं तो बाद में वो पलट जाती है नीति। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जेपी पावर की, क्योंकि जेपी पावर के अंदर 24% की जो हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की है उसका अधिग्रहण करने के लिए अपडेट आए हैं। आज ये पूर्ण तरह से पता लग गया कि वो 24% की हिस्सेदारी अब अडानी पावर की हो जाएगी। यहाँ से कुछ नियम हैं, कुछ अलग अलग तर्क हैं, कुछ अलग अलग सोचने के विषय हैं। वो 3 विषय हैं और उन 3 विषयों को आपको आज जेपी पावर में समझना है। दूसरा, एक और अधिग्रहण किया 180 मेगावाट का थर्मल पावर का, उसे जेपी पावर की कंपनी नहीं समझना है, वो है जेपी एसोसिएट की कंपनी। तो उसको समझेंगे, अडानी पावर को समझेंगे, और वोडाफोन आइडिया के बढ़ते कदमों को तो आपको पता ही है, विश्लेषकों ने रोक दिया क्योंकि 9 रुपये के टारगेट उसके आ गए थे। उस रणनीति को समझेंगे। ओला ने वाकई ही बेकार रिजल्ट दिया है, पर ओला आगे की विधि और अच्छी बता रहा है। एमके ग्लोबल ने इसके टारगेट 25 के कर दिए हैं, यानी कि कल के भाव से करीब करीब 35% गिरना, यानी कि 25 रुपये उसके टारगेट आ गए, पर पहले उसने 20 के भी दिए थे। तो ओला के ऊपर एमके ग्लोबल ने क्या रिसर्च किया है? देखो सर, देखा जाए तो ओला के ऊपर जो एमके ग्लोबल ने रिसर्च किया है तो उसके रिजल्ट के हिसाब से तो उसने इसके ये टारगेट बना दिए, पर कुछ अच्छी बातें भी एमके ग्लोबल ने ओला के प्रति बताई है, तो आपको वो समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, बाजार में न्यूज के समीकरण आपको समझने हैं, बाजार में वो रणनीति समझनी है। जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप या किसी कंपनी के ऊपर कुछ चीज़ें चल रही है, या किसी के अधिग्रहण, किसी के विस्तार, किसी के कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जहां जो हमने सोचा वैसा होता नहीं, और जो हम सोचते नहीं वैसा हो जाता है। और ये चीज़ और समझिए कि जब एक ही रुख हर एक बंदे का हो तो वो चीज़ें बाजार में कभी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे आपको समझना है कि जब सारे छोटे निवेशक एक जैसा सोचने लग जाएं तो बाद में वो पलट जाती है नीतियाँ, तो वो भी आपको समझना है। जब जब आप बाजार में न्यूज का अध्ययन, साइकोलॉजी को और बढ़ाना, ग्रुप के स्टेटमेंट को, चीज़ों को समझना, हर वो बारीकियाँ समझना, चाहे वो कंपनी की बैलेंस शीट हो, फंडामेंट, विस्तार हो, हर एक चीज़ हो, वो आपको न्यूज़ के द्वारा ही पता लगती है। जब आप वो चीज़ें समझ जाते हैं आपके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाती है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले लेते हैं अडानी पावर को। अडानी पावर की वर्तमान क्षमता 18 गीगावाट की है। अब इस 18 गीगावाट को अडानी पावर ने बहुत पहले कहा था कि 2031-32 तक उनके लक्ष्य 30 गीगावाट तक है। 30-31 गीगावाट तक उनके लक्ष्य हैं, जो अब 18 गीगावाट तक पहुंच गए हैं। 2026 चल रहा है और 2031-32 आ ही जाएगा कुछ सालों बाद। अब अडानी पावर को ऐसा क्या दिखा कि उसने अपने लक्ष्यों को चेंज कर दिया। एक होता है कि लक्ष्य पहले ज़्यादा रखा, उसे कम करना, ये तो प्रॉब्लम के विषय है। एक होता है कि लक्ष्य ज़्यादा था, उसे और ज़्यादा कर दिया, यानी कि 2031-32 तक, 2030 तक, 31-32 तक 30 गीगावाट करना, जो वर्तमान में 18 है। अब इसे बढ़ाकर 2031-32 को इन्होंने चेंज किया, इसे 42 गीगावाट तक करीब करने की सोच लिया। 41 गीगावाट सोच लिया, यानी कि अगर 18 से भी समझे तो 2 गुना से भी ज़्यादा होता है। ऐसा क्या अडानी पावर को दिख गया कि उसे लगा कि उसकी जो क्षमता है ज़्यादा हो सकती है, तभी तो उसने 30 से 41 गीगावाट कर दिया, यानी कि अडानी पावर के पास बहुत काम है। दूसरा, आप समझो कि अडानी पावर अपने उसके खुद के प्लांट है, और जो उस पर और प्लांट मिले हैं अधिकतर एनसीएलटी से खरीदे हैं उसने, यानी कि अधिग्रहण किए हैं उसका, जो कंपनियां दिवालिया हो गई थी।
तो अडानी पावर एक ऐसा शेयर है जो पावर के सेक्टर में ज़्यादा अधिग्रहण कर रहा है और अपनी क्षमता को बहुत बढ़ा रहा है, और परमाणु ऊर्जा की तरफ भी इसने एक रूपरेखा बनाई थी। तो इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। अगर अडानी पावर किसी भी कंपनी, चलती फिरती कंपनी का अधिग्रहण करता है, तो जो अधिग्रहण हुई वाली कंपनी है उससे ज़्यादा वैल्यू अडानी पावर की हो जाएगी, क्योंकि अडानी पावर एक निजी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है। थोड़ा सा मैंने आपको ये इसलिए समझाया क्योंकि अब मसले चलेंगे 24% की हिस्सेदारी के। या तो 24% की हिस्सेदारी अडानी पावर इतना ही रखे, या इसको औरों की अधिग्रहण के द्वारा खरीद ले, औरों से खरीद ले, जनता से फिर वापस ले ले, ऐसे भी हो सकता है। या जो इसके पास डीआईज है जो पहले 17% के थे, अब आईसीआई बैंक थोड़ा कम करके गया, तो अब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। अब जो भी इसके अंदर वो डीआईज है, समझना, जो बैंक है उनको जेपी पावर से अपना लोन का पैसा वापस चाहिए था, उसके बदले उन्हें शेयर मिले थे, तो भैया उनको भी तो शेयर अपने देने हैं ना। या तो अडानी पावर उनसे भी वो शेयर खरीदे ताकि वो 24% से और ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर वो चलती फिरती मार्केट में खरीदता जाए। एक कारण तो ये हो गया। अगर जेपी पावर आगे तक जीवित रहती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अडानी पावर अलग चलती जाए, जेपी पावर अलग चलती जाए। होगा क्या, दोनों का विलय भी हो सकता है। और जब विलय चलती ही चीज़ों के साथ होता है तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि भैया इसके शेयर अगर इतने होंगे तो इतने मिल जाएंगे। एक आप ये सोच सकते हैं कि जेपी पावर के अंदर आगे जाकर अगर सब कुछ सही चलता रहा, भाई डीआईएस के पैसा मिल गया उनको बैंकों का, और प्रमोटर ज़्यादा होते गए अडानी पावर, तो अडानी पावर क्या भैया अब मैं ऐसे तो दोनों का अलग अलग नाम से चलाएगा। आगे जाकर ये हो सकता है, सोचो कि अडानी पावर के अंदर जेपी पावर मिल जाए और जितने जेपी पावर के शेयर लिए रखे हों किसी ने, उसे कुछ अनुपात में मिल जाए। एक तो आपको ये समझना है। दूसरा आपको ये समझना है कि डीआईएस जो इसके अंदर बैंक है कहीं से एनसीएलटी में ना घसीट दें बाद में जाकर, दो ये सीखना है। तीसरा आपको एक समझना है कि वेदांता कहीं सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच जाए दोबारा, क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज ने पहले ही कह रखा है कि अगर वेदांता आता है तो पहले हमारी सुनवाई की जाए, उसने ये याचिका लगा रही। तो 3 मसले इसके अंदर हैं। तो अभी पूर्णतः 50-50% चांस चल के चलो कि आगे जाकर ये मिल जाएंगे। 50% ये समझो कि आगे जाकर जेपी पर कुछ नहीं होगा। पर आज के हालात से जेपी पावर को एक बल मिला है कि हाँ अब 24% की हिस्सेदारी अब अडानी पावर की हो रही है। अब हम इसको पूरे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अडानी पावर 4193 करोड़ रुपए में सौदे में जेपी पावर की 24% की हिस्सेदारी और थर्मल संपत्तियों का अधिग्रहण करेगी। अब ये जो थर्मल संपत्तियां हैं ये जेपी पावर की नहीं है, ये जेपी एसोसिएट की है। जेपी पावर तो सिर्फ 24% की हिस्सेदारी से मतलब है उसका, जेपी एसोसिएट का। अब ये थर्मल पावर जो इसने जो एक 180 मेगावाट की जो उत्तर प्रदेश में है, जिसको इसने 1200 करोड़ रुपए में खरीदा के लिए चीज़ें हुई हैं, तो वो अलग है, वो जेपी एसोसिएट की है। और जो 1200 करोड़ में 180 मेगावाट की चीज़ें खरीदी है वो जेपी पावर से उसका मतलब नहीं है। और जो चीज़ें खरीदी गई है वो दिवालिया प्रक्रिया की स्थितियों के साथ हुई है। समझ रहे आप इतनी सी बात कि जेपी एसोसिएट और उसकी थर्मल की स्थिति अलग, जेपी पावर अलग, और सिर्फ जेपी पावर में 24% हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की है। तो ये आपको ये अलग अलग चीज़ हैं, ये इस सबसे पहले क्लियर आपको ये करना है। चुरुक थर्मल पावर 180 मेगावाट है। सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जयप्रकाश का ये चीज़ें हैं, उसका एक थर्मल प्लांट था, उसको इसने खरीद लिया है। जेपी पावर अलग है जो 24% की हिस्सेदारी है जेपी एसोसिएट की, ये आप समझ कर चले। इस सौदे में अडानी पावर ने लगभग 2993 करोड़ में जेपी पावर में जेपी एसोसिएट की 24% हिस्से खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हस्ताक्षर हो गए हैं कि इन्हें 2993 करोड़ रुपए में जेपी एसोसिएट पावर की 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट से खरीदेगा। ये एक चीज़ हो गई है, यानी कि अब ये अडानी पावर की आगे जब सब कुछ हो जाएगा तो कहलाई जाएगी। एक बल मिल गया। दूसरा 1200 करोड़ रुपए जो चुर्क है वो जेपी एसोसिएट की है, वो अलग है इससे। तो यहाँ से एक रास्ते साफ हो रहे हैं आगे जाकर। जेपी पावर के अंदर करीब करीब 2220 मेगावाट की पावर की संपत्ति है, जिसमें जल विद्युत और थर्मल पावर है, वो अलग है। जेपी पावर के अंदर आपको ये देखना है कि सिर्फ 24% ही अडानी पावर रहते हैं जब अधिग्रहण हो जाएगा, या उसको वो बढ़ाते हैं। अब बढ़ाते कैसे हैं मैंने आपको फिर बता दिया, या तो जनता से, या फिर चलती मार्केट में शेयरों को और खरीदना, या फिर डीआईएस से चीज़ें खरीदना।
ये हो गया तो अलग नीतियाँ, नहीं हुआ तो फिर अलग नीतियाँ, वो मैंने आपको सही बता दिया। तो ये सब आपको समझकर चलना पड़ेगा। बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि जेपी सेठ के अंदर 24 की हिस्सेदारी है और हम खुश हो जाएं, हमें मज़ा आ रहा है जी। जब आप मज़े के लिए शेयर बाजार के अंदर वर्क कर रहे हैं तो फिर मज़े लेते जाओ, फिर आप टेंशन पहले। जब आप उस प्रक्रिया को समझ जाते हैं कि एक न्यूज़ के 3 मतलब निकल सकते हैं, और वो तीनों मतलब मैंने आपको बता दिए। कौन सा? कि आगे जाकर जेपी पावर के अंदर चीज़ें सही होती गई तो वो अडानी पावर में मिल जाएगी। जितने शेयर धारक हैं उनको वो शेयर मिल सकते हैं। मैं अपनी एक रणनीति बता रहा हूँ। दूसरा, अगर दिवालिया हो तो फिर दिवाली से वैसे ही अडानी पावर खरीद लेगा, ये आप समझे। वो करेगा डीआईसी, ये चीज़ है कि डीआईसी बैंक है, उनको पैसा चाहिए अपना कर्जा, उसके शेयर है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है, या उसे सीधा बेचे, तो ये समझे। दूसरा, वेदांता भी कर सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसे आपको समझकर चलना पड़ता है। वोडाफोन आइडिया के बढ़ते कदमों में अभी थोड़ा बहुत ब्रेक लगाया, अभी ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाया। वो इसलिए लगाया क्योंकि विश्लेषकों ने कल कुछ चीज़ें देखी। वो कल भी मैंने आपको बताया था, वो शुरुआत में नहीं आए, जब इसका Q4 भी आ गया, सब कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, तो अब विश्लेषकों ने सोचा वो हम आते हैं। तो आगे 3-4 विश्लेषक आ गए, JP मॉर्गन आ गया, मैकवरी आ गया, और अन्य विश्लेषक आ गए जिन्होंने 9 रुपये, 13 रुपये, 12.5 रुपये, 14 रुपये के टारगेट दे दिए और बता भी दिया कि अभी इसके अंदर वो चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। तो उसकी वजह से चीज़ों में ब्रेक लग गया। दूसरी बात अगर आप समझे तो जो कुमार मंगलम बिरला इसके अंदर स्टेक ले रहे हैं वो कब होगा? वो होगा जून में। तो नहीं, लगातार शेयर नहीं भागते, कुछ ब्रेक लगते हैं, कुछ फिर न्यूज़ आती फिर चलते हैं। जो व्यक्ति तेज़ी को हमेशा मान ले और गिरावट को हमेशा मान ले, फिर वो काम क्या कर रहा है, वो तो वो समझ ही नहीं रहा है। अगर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर ये जो प्रमोटर इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं कंपनी के द्वारा और इक्विटी आ जाएगी, इक्विटी के मामले में ये यस बैंक को 3 गुने से पछाड़ रहा है, इतनी इसकी इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको ये समझना, तो किस वजह से खेल बिगड़ा है वोडाफोन आइडिया का? विश्लेषकों के स्टेटमेंट। तो जब न्यूज़ आती है ना, उसके मतलब होते हैं। यही चीज़ है कि अगर बाजार में आप जेपी पावर की स्थितियाँ समझ जाएं, अभी वाली जो मैंने समझाई, तो बेहतर है। नहीं समझे 24% में खुश रहते जाओगे तो वो अलग है। भला अगर आपको देखना है अपना, तो आपको देखना चाहिए अडानी पावर की तरफ। भला अगर आपको बहुत अच्छा दिख रहा है ना, और एक में संकटें विषय हैं, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम की स्थिति के साथ आ जाता है। एमके ग्लोबल ने 20 रुपये के टारगेट पहले दिए थे ओला के, अब 25 रुपये के कर दिए हैं। यानी कि कल के भाव से अगर देखें तो 35% की सीधे गिरावट। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एमके ग्लोबल ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 35% तक की गिरावट की चेतावनी दे दी है। और इस चेतावनी का सीधा मतलब यह है कि जिस तरीके से कंपनी ने पिछले बार क्वार्टरों में 611 करोड़ का अपना सेल की थी, तो इस बार 265 करोड़ की है। तो उसके रिजल्ट के माध्यम से एमके ग्लोबल को चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। पर एमके ग्लोबल ने कुछ पॉजिटिव चीज़ भी ओला के ऊपर बताई है। देखो सर, ओला की स्थिति मैं आपको फिर बता दूं, आप 3 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो स्कूटर, इसकी बाइक। दूसरा, सबसे बड़ा इसका जो तुरुप का पत्ता है वो इसकी गीगा फैक्ट्री, जहाँ 6 गीगावाट इसकी बैटरी क्षमता है वहाँ पर। उससे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक तो यहाँ की कंपनियों को भी ये बैटरी दे सकता है, या बाहर भी जाकर विदेशों में जो बातचीत चल रही है उसमें, तो उसके वक्त तुरुप का पत्ता है। उस तुरुप के पत्ते से ही इस कंपनी के अंदर 42 तक के तेजी आ गई थी, ये आप समझना। वो स्कूटर के तो बताई थी इसने कि भैया मैंने 10,000 से 12,000 अपनी चीज़ें कर दी हैं, यूनिट बेच दी हैं। उसकी वजह से बैटरी वाली चीज़ें ज़्यादा है, और वो तुरुप का पत्ता इसका अभी खुला नहीं है। उसमें और क्षमता भी ये बढ़ाएगा, इसे काफ़ी गीगावाट तक का बढ़ाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है, अभी बीते दिन जितनी भी चीज़ें ओला के साथ हुई हैं, इसने अपनी छवि को सुधारने के लिए वर्क किया है। लेन देन जो भी चीज़ें हुई हैं, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची हो, गिरवी छोड़ा, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सब इसकी गुडविल को बचाने के लिए हुई है। अब ओला अपनी ख्याति को और बढ़ाने के लिए अब अच्छे वर्क के साथ इस स्टार्ट जो चीज़ें हो रही है उस पर वर्क करेगा, Q1, Q2, Q3। तो एक आपको ये समझना है। तो समय जिसके पास और समझने की शक्ति जिसके पास, उस चीज़ को समझना है। तो अगर ओला की बिक्री में सुधार देखें, ये एमके ग्लोबल बता रहा है, तो कंपनी ने 10,000 से 12,000 प्रति माह यूनिट तक आ गई, जो पिछले नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 8,000 औसतन थी।
तो 8,000 से 12,000 तक तो आ गया। तो यानी कि कंपनी की बिक्री में सुधार हो रहा है और अपनी जो क्षमता है कंपनी की उसे ये बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं बाजार की हिस्सेदारी इसने फिर से प्राप्त कर ली, जो पहले 5% तक पहुंच गई थी, अब 8 से 9% इसकी आ गई है। तो ये भी एमके ग्लोबल बता रहा है। तो यानी कि एमके ग्लोबल ने रिजल्ट देख के चीज़ें बताई है, पर आगे की क्षमता वो भी पॉजिटिव बता रहा है। एमके का मानना है कि बिक्री में वृद्धि, बेहतर उत्पादन क्षमता, अधिक मूल्य संवेदनशील उत्तरी बाजार में बढ़ोतरी, बढ़ती हिस्सेदारी और मजबूत मांग के बीच एथर के साथ साथ मौजूदा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों के अधिकतम उपयोग को दर्शाती है। यानी कि जितनी भी कंपनी और अच्छी वर्क कर रही हैं उसके साथ साथ ओला ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है। उतना तो नहीं किया पर किया है। तो एक तुलना सी कर दी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ओला की। तो ये भी एमके ग्लोबल ने बताया। ब्रोकर फर्म ने कहा कि ओला अपने कामकाज को बेहतर बनाने, लागत कम करने, नकदी बचाने के ब्रांड की छवि सुधारने के लिए कई उपाय अपना रही है। ये एमके ग्लोबल कह रहा है। हमारा मानना है कि ये एक कठिन और लंबी प्रक्रिया हो सकती है। सब कुछ सही कर रहा है पर कठिन और लंबी प्रक्रिया, मना नहीं करा उन्होंने, कठिन मुसीबत तो सबके साथ आती है, उसको लांघना है, कठिन है। और उसके प्रतिस्पर्धा जैसे टीवीएस है और कई एथर है जो अपनी और क्षमताएं को बढ़ा रहा है, तो उसे देखते हुए कह रहे कठिन हो सकता है चीज़ें, पर एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की चीज़ उसने बताई है। मौजूदा हालत को देखते हुए एमके का मानना है कि ओला की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में सुधार की संभावना बनी हुई है। फर्म ने कहा कि ई टू व्हीलर उद्योग में मजबूत रुझान को देखते हुए हम वित्त वर्ष 2027 के लिए बिक्री अनुमान में लगभग 10% की वृद्धि को, सर यहाँ भी कमी देखी है, पर एमके ये नहीं कहा कि 25 के टारगेट है तो सब कुछ बेकार है, वो अब भी इसके अंदर 10% की वृद्धि देख रहा है। तो ये आपको समझना है। एमके ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर के लिए अपनी बेस रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य मूल्य को 20 रुपये से बढ़ाकर 25 कर दिया है। हालांकि इस नए लक्ष्य मूल्य से शेयर की पिछले बंद भाव जो थे उससे 35% तक गिरने की स्थितियां हैं और उनको लग रहा है टीवीएस कंपनी और एथर को वो प्राथमिकता, यानी कि भाई इससे अच्छा तो उन दो कंपनी को देख लो। साथ साथ कंपनी ये भी बता रही है, अगर हम इस स्थितियों को देखें तो ओला पहले भी 22 रुपये तक इसके शेयर आ गए थे और उसके बाद कंपनी के अंदर स्थितियाँ देखें तो 90% तक की तेजी आ गई, तो 42 रुपये कंपनी का शेयर चला गया था। तो ये सब हुआ है ओला की सेल के कारण, और सेल हमारे लिए और आपके लिए बहुत वैल्यूबल होनी चाहिए, क्योंकि बिना सेल के कंपनी अपने अदर खर्चे नहीं निकाल सकती। और अब ओला की स्थितियाँ फिर से 1-2 क्वार्टर की स्थितियाँ और फिर बीच बीच में न्यूज आना, विस्तार की चीज़ें होना, कितनी इसने अपनी ओर बिक्री की है उस पर अब इस कंपनी का शेयर चलेगा। जिस हिसाब से एमके ने बताया तो उसने रिजल्ट की स्थितियाँ बता दी, पर उसने सुधार की स्थितियाँ भी साथ साथ बता दी और 25 रुपये के टारगेट भी रखे हैं। वोडाफोन आइडिया की स्थितियाँ आपको सबको पता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा था, पर वो न्यूज बेस्ड चल रहा था। फंड आएगा, न्यूज आएगा, ये होगा, न्यूज, सब न्यूज बेस्ड चल रहा था। अब वहाँ विश्लेषक आ गए, वो तब आए जब टॉप पर चीज़ें थी। तो कुछ तो चीज़ें निगेटिव होती हैं, ये भी आप समझ कर चलना। अब कब, जब जून से इसके अंदर फिर से फंड जुटाना, प्रमोटर का आना, बहुत सारी चीज़ें अभी इसके अंदर होने वाली है। जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी जो जेपी पावर के अंदर है, अब उसका पूर्णतया मालिक होने की न्यूज़ जो है हमारे सामने जो आई, उसने हमारी आंखों को बड़ा चकाचौंध कर दिया, पर वो तेजी आपको जेपी पावर में देखने को नहीं मिली। इसका मतलब अभी और भी चीज़ें हैं जो आज मैंने आपको चीज़ों को समझाया। 3 तरीकों से मैंने आपको फिर बता रहा हूँ। जेपी पावर को देखना है कि 50-50% लेकर चलना है कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा। सब चीज़ आपको लेकर चलनी पड़ेगी। अब आगे की न्यूज़ जेपी पावर की राह तय करेगी। तो सर आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिएगा, इनको रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।